हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे प्रीवियस की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए थे, है ना। हमने कंसंट्रेशन की 8 टर्म्स पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम हेनरी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने आपको समझाया था और वहां पर बताया था कि जब कोई भी गैस उस पर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होने लगते हैं, एंटर होने लगते हैं और इस तरीके से गैस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर क्या है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि गैस के ऊपर जितना प्रेशर आप लगाओगे उतने गैसेस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेंगे और अगर एंटर करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना प्रेशर आप लगाओगे उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं से आपका क्या स्टार्ट होता है, हेनरी लॉ स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखते हैं हेनरी लॉ की, उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। देखो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है ना। देखो यहां पर इसने कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म ली है, मोल फ्रैक्शन ली। अब मोल फ्रैक्शन क्यों ली है, क्योंकि आपको पता है गैस की सॉल्युबिलिटी हो रही है तो सॉल्युबिलिटी को किसी ना किसी कंसंट्रेशन की टर्म्स बताएंगे और कंसंट्रेशन की लगभग हमने 8 टर्म्स पढ़ी थी भाई। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी हमने कंसंट्रेशन की टर्म पढ़ी थी। तो मोल फ्रैक्शन सबसे इजीएस्ट है। क्यों है इजीएस्ट, क्योंकि एक तो ये यूनिटलेस है, दूसरा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और मोल फ्रैक्शन हमको बताना बहुत इजी है भाई। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल का कितना रेशो है वही तो बताना है हमको। जितनी गैस घुली होगी उतने उसके मोल्स भी डिसॉल्व हुए होंगे। तो मोल फ्रैक्शन से बताना सबसे आसान होता है, इस वजह से हेनरी ने कौन सी कंसंट्रेशन की टर्म्स ली होगी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस पर जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतने गैस के पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे, उतने गैसेस के मोल डिसॉल्व होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब अगर एक से ज्यादा गैस हो, जैसे O2 गैस है, मान के चलो यहां पर N2 गैस भी हो, तो टोटल प्रेशर तो अपन यूज नहीं कर सकते, हर गैस का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां टोटल प्रेशर यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, टर्म पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गई बात। पार्शियल प्रेशर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा गैस है तो हर गैस का प्रेशर अलग अलग होगा, इस वजह से हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन। और एक्स से हम क्या दिखाते हैं, एक्स से हम दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, कि कितने गैस के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि मैथमेटिकली टर्म में जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट यहां कौन आया है, KH। KH को क्या बोलते हैं हम, हेनरीज कांस्टेंट। KH बराबर यहां पर क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो X क्या है, मोल फ्रैक्शन, और इसकी कुछ यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है। तो जब X यूनिटलेस है तो हम कह सकते हैं क्या कि KH की वो ही यूनिट होगी जो किसकी यूनिट होगी, प्रेशर की। अरे भाई X तो क्या हो गया, यूनिटलेस, तो जो KH की जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, प्रेशर के। अब प्रेशर में आपको पता है क्या क्या आ सकता है, बार आ सकता है, ठीक है ना, किलो बार आ सकता है, ATM हो सकती है यूनिट इसकी KH की, और क्या हो सकती है, ATM हो गया, टॉर हो सकता है, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है, mmHg। तो ये सारी यूनिट किसकी हो सकती है, KH की। अब ये जो KH है ये सॉल्वेंट बदलने पर भी बदल जाता है और अगर गैस अगर आपने अलग अलग ली है तो KH की वैल्यू भी अलग अलग होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। जब आप NCERT की बुक खोलोगे तो वहां पर एक पूरी टेबल बना रखी है, मैं इसको छोटा सा आपको यहां पर अभी बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो X बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, KH नीचे चला जाएगा भाई, P अपॉन क्या हो जाएगा, KH। अब देखो यहां पर हम एक अगर ग्राफ प्लॉट करें इस इक्वेशन से तो ये इक्वेशन कुछ y इक्वल टू mx टाइप की है क्या, y इक्वल टू mx है, P बराबर क्या है, y एक्सिस पर, मोल फ्रैक्शन किस पर आ जाएंगे, x एक्सिस पर, और स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, KH के बराबर। तो हमको पता है y इक्वल टू अगर mx ग्राफ आता है तो वो ओरिजिन से कहां जाता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो y एक्सिस पर कौन है,
प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर कौन है, मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पर कौन है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद स्लोप किसके बराबर है, के एच के बराबर। तो ये जो स्लोप है, हिंदी में इसको ढाल बोलते हैं। स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, यानी y एक्सिस और बटे x एक्सिस। तो y पर क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर P, और x पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिया है आपने, x, और ये किसके बराबर है, kh के बराबर। अरे है ना, आप यहां से kh को लिखो तो p के अपन में क्या लिखोगे आप, x। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लोप निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा, kh के बराबर आएगा। अब देखो और तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो मैंने इक्वेशन आपको यहां पे लिख रखी है। देखो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी गैस अंदर जाएगी। तो जितनी गैस अंदर जाएगी उसका मास ही उतना अंदर जाएगा। क्या हम कह सकते हैं भाई, जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी या उस गैस का उतना ही मास डिसॉल्व होगा। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। m बराबर क्या है यहां, मास ऑफ द गैस, ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा गैस का मास सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। और वही प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो KH आ जाएगा। यानी न्यूमेरिकल के लिए अगर आपको मास दे रखा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे, और अगर मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे। दोनों ही किसको बताते हैं, हेनरी लॉ को बताते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको जैसे वैल्यू बता रहा था, एक नोट मैंने आपको यहां पर लिख रखा है कि जनरली देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो KH बढ़ता है, ठीक है। और KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, डिक्रीज होती है। कैसे होती है समझते हैं। देखो, यहां हम x से सॉल्युबिलिटी को ही बता रहे हैं क्या, अरे सॉल्युबिलिटी की जगह तो हमने x रखा था। तो यहां पर आप देखो x, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, यानी KH अगर बढ़ेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। KH यहां से बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, यानी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, घटेगी। तो यहां से हमको पता चल गया कि जब KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। और आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हमने प्रीवियस क्लास में इफेक्ट के बारे में हमने जब चर्चा की थी तो इसके बारे में बताया था। और जब हम टेबल में वैल्यूज देखते हैं तो उससे भी हमको पता चलता है कि अगर सेम गैस का हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो जब टेम्परेचर कम था तो कुछ वैल्यू अलग थी KH की, जैसे ही उस गैस का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वैल्यूज अलग हो गई। देखो यहां पर टेबल में देखो, ये KH की वैल्यू लिख रखी है किसके अंदर, सॉल्वेंट वाटर के अंदर, ठीक है ना। हीलियम का 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन पर जो KH की वैल्यू थी वो कितनी थी, 144.97। यानी जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी सॉल्युबिलिटी कम। यानी हीलियम की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कैसी है, कम है एज कंपेयर टू N2O2, क्योंकि इनकी KH की वैल्यू कम है। N2 की देखी 293 पर तो कितनी आई, 76 पॉइंट कुछ आई। और अगर O2 की देखी हमने तो कितनी आई, 34 आई। यानी O2 के लिए KH की वैल्यू कम है, और KH की वैल्यू कम होगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कैसी है भाई, ज्यादा है, ठीक है। किससे, नाइट्रोजन से। लेकिन जैसे ही हमने 293 से टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ा के कितना कर दिया, 303 केल्विन कर दिया, तो देखो यहां तो आपका 76 KH था, अब ये बढ़कर कितना हो गया, 88। और जब KH की वैल्यू बढ़ जाती है, KH की वैल्यू बढ़ जाती है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही आपकी सॉल्युबिलिटी घट गई ना भाई। अब जैसे ही ऑक्सीजन में देख लो 293 था, बढ़ा दिया हमने 303 केल्विन कर दिया, तो KH की वैल्यू 34 से बढ़कर कितनी हो गई, 46। और जब KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। यानी अगर गर्म पानी होगा तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। क्यों कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कैसी हो गई भाई, कम। गर्म पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कैसी हो गई, कम। तो उन एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इसलिए वो कैसे पानी में रहना पसंद करते हैं, ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन उनको मिलती है और वो आराम से रह सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं।
अब कुछ रियल लाइफ में हम हेनरी लॉ के क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं आपको एक एक करके सारी एप्लीकेशन समझा देता हूं। पहला है सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोटल्स आती हैं और जो सोडा वाटर आता है उसमें भी हेनरी लॉ यूज होता है। कैसे कि जो सोडा वाटर है या जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें हाई प्रेशर पर CO2 गैस को क्या किया जाता है, सॉल्युबल कराया जाता है। कुछ इस तरीके की बोतल होती है, ड्राइंग आप देख लेना मेरी जैसी भी हो। अब इसमें क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर किसको अप्लाई करते हैं, CO2 को, ठीक है। तो CO2 इसमें डिसॉल्व हो जाती है और उसका एक अलग टेस्ट आता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक को खोल के रख दो 1 घंटे बाद तो उसको पीने में वो आपको टेस्ट नहीं आता जो आप एग्जैक्ट उसी टाइम पर खोलकर पीने में जो आपको आता है। वो क्यों होता है, वो टेस्ट किस वजह से होता है, CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 उसमें डिसॉल्व होती है। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो जिज करके क्या है, CO2 गैस क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है और उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तभी तक रहेगा जब तक उसके ऊपर उतना ही प्रेशर है। अगर प्रेशर कम हुआ तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन के अंदर कैसे हो जाएंगे, कम। जैसे ही प्रेशर हटाया, जैसे ही ढक्कन खोला तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और प्रेशर कम हो जाएगा तो जो गैस जो इसके अंदर सॉल्युबल थी अब वो सॉल्युबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, कम। यानी कहने का मतलब इसके अंदर से गैस बुलबुले करके कैसी आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। बात आ गई ना आपको समझ में। अगला देखो दूसरा क्या है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बेंड्स, ठीक है। देखो बेंड्स को समझो, होता क्या है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो समुद्र में, गहरे समुद्र में नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। सही बात है भाई, प्रेशर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। आपने फिजिक्स में पढ़ भी रखा है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कुछ उसके ऊपर पानी का भी प्रेशर होगा, क्योंकि समुद्र में नीचे जाएंगे तो ऊपर से पानी का भी प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। और आपको पता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी कैसी है, बढ़ेगी भाई। तो जो गैस जो सॉल्युबल नहीं हो रही थी किस पर, ग्राउंड लेवल पर, जैसे वो नीचे पहुंचा वो गैस भी क्या है, सॉल्युबल होने लग गई। जैसे नाइट्रोजन की अभी हमने रीडिंग देखी थी तो सॉल्युबिलिटी कम थी किससे, O2 से। अरे कम थी ना, अभी हमने प्रीवियस डेटा में देखा था। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे नाइट्रोजन भी क्या हो जाती है भाई, सॉल्युबल हो जाती है। इसकी भी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उसको। लेकिन जैसे ही वो स्कूबा डाइवर्स समुद्र से ऊपर आएगा, जैसे ही वो ऊपर आने लगेगा, तो जब ऊपर आएगा तो प्रेशर घटेगा। जैसे जैसे नीचे जा रहा था प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। और अगर प्रेशर घटेगा तो मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी भी कैसी है, घटेगी। तो जो गैस नीचे जाने पर डिसॉल्व हो गई थी, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो वो गैस बुलबुले करके कैसी आएगी, बाहर। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जैसे जो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जो डिसॉल्व हुई थी, जैसे ही वो आदमी ऊपर आने लगा वैसे ही वो गैस क्या है, निकल बुलबुले करके क्या आने लगी, बाहर आने लगी। उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होने लगी, कम होने लगी। तो कैपिलरीज में क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है ना, उन बबल्स की वजह से। तो वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसको पेनफुल इफेक्ट को हम जो मेडिकल कंडीशन है उसको क्या नाम देते हैं, हम बेंड्स नाम देते हैं। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा तो कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, अनोक्सिया क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो अब अनोक्सिया को समझो। अनोक्सिया क्या है, अब आपको यह बात समझ में आ गई कि नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो जैसे जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पर, जैसे जैसे क्लाइंबर्स ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो होता क्या है, देखो जैसे ये क्लाइंबर्स है, ठीक है। अब आप देख लो डायग्राम कुछ ऐसा ही, ये क्या है, पहाड़ी पर चढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और प्रेशर घटने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी भी कैसी होने लगेगी, घटने लगेगी। यानी जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी थी ग्राउंड लेवल पर बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाने लगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कैसे होने लगी, घटने लगी। और हमारी बॉडीज में हर जगह टिश्यूज को क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन। तो जो ब्रेन तक जो ऑक्सीजन का सप्लाई था, ब्रेन की जो टिश्यू तक जो ऑक्सीजन का सप्लाई था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी घट गई। तो उसके सोचने समझने की शक्ति में क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। जिस वजह से उसकी एक मेंटल कंडीशन यानी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और वो थका हुआ भी महसूस करता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, अनोक्सिया। बात आ गई आपको समझ में। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है हेनरी लॉ की।
ठीक है, लिमिटेशन यानी कहां कहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। तो पहली कंडीशन, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बोतल में इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये बोतल ही फट जाए। कहने का मतलब उस कंडीशन में कोई सॉल्युबिलिटी नहीं देख पाओगे जब आपका कंटेनर ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। जितनी भी गैसेस लीक होती हैं, अभी जो बड़े बड़े जो विशाखापट्टनम या पहले भी भोपाल गैस कांड हुआ था, तो वो सारे जो गैस के कंटेनर थे उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां से गैस क्या हो गई, लीक हो गई, वो कंटेनर ब्लास्ट कर गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये जो लिक्विड है वो क्या करने लगेगा, कंडेंस करने लगेगा, जमने लगेगा। तो जब जमने लगेगा तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से एंटर नहीं कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, पतला। अरे जनरल सी बात है, एक मान के चलो गाढ़ा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट है, और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप मुझे बताओ गैस बढ़िया से कहां एंटर करेगी, गाढ़े सॉल्यूशन में, या लिक्विड बढ़िया से डाइल्यूट होगा, बढ़िया से डाइल्यूट जो होगा, ठीक है ना, उसमें गैसेस के पार्टिकल्स अच्छे से सॉल्युबल होंगे। चौथी कंडीशन कौन सी है, द गैस शुड नॉट बी रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। कोई केमिकली सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि CO2 अंदर गई और पानी के साथ में कुछ रिएक्शन करके कुछ अलग कंपाउंड बना लिया, तो उस कंडीशन में हेनरी लॉ आपका अप्लाई नहीं होगा। तो यहां हमने हेनरी लॉ की बात अच्छे से कर ली है। चीज और हमारी यहां पर रह गई थी, वो क्या थी कि जैसे ही बैंड्स का जो क्रिएट होता है तो वहां पर क्या है, सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की बढ़ जाती है और ऊपर आते हैं तो बुलबुले की तरह निकलती है, जिससे दर्द होता है। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए, बैंड्स को कम करने के लिए, हम जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनके टैंक में क्या बना देते हैं, लिक्विड हीलियम मिला देते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस डेटा में बताया था हीलियम की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कम। तो ग्राउंड लेवल पे वो कैसी होती है, सॉल्युबल तो होती ही नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तभी वो क्या है, बहुत कम मात्रा में थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है। तो इस बैंड्स वाले इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, लिक्विड हीलियम। अब याद रहे आपको, ये जो कंपोजिशन है ये एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हीलियम 11.7% है, नाइट्रोजन 56.2% है और ऑक्सीजन 32.1% है, ठीक है। तो यहां हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल करवाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लिखने का पर्पस यही है कि टाइम कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेलेबल करवा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।